आदाब नाजरीन, सलाम जे के देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा प्यार वाला सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर कुची और मेरे साथी रहमत कलीम भी इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे जो 1.5 घंटा आपके साथ रहेंगे। हम दोनों आपके साथ रहेंगे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी और मुख्तलिफ ख़बरें आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ जो आखिर का पड़ाव होगा 20 से 15 मिनट वो आपके लिए फ़ोन कॉल्स होंगे। आप उसमें जुड़ सकते हैं। आप अपनी जो राय है या शिकायत जो है इंतज़ामिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में जहां हम आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी के हवाले से बात होगी, क्योंकि बैरून मुल्क जो खलीज ममालिक का वफ़द है वो 4 रोज़ा दौरे पर वादी कश्मीर के अंदर मौजूद है। और साथ ही साथ जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ ताजरों के साथ बात की है, वही इन 4 रोज़ों के दौरान वो कहाँ कहाँ जाएंगे, पहलगाम भी जाएंगे, गुलमर्ग भी जाएंगे और साथ ही साथ मुख्तलिफ वफूद से भी, ताजरों से भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मंशियात का रुझान बढ़ता जा रहा है उस पर भी बात होगी, क्योंकि जो हीरोइन है, इंट्रावेनस जो नस से लिया जाता है हीरोइन, उसकी तादाद में 100 नहीं, 200 नहीं, 300% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसके साथ उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ हमारे डॉक्टर साहब भी उसके लिए जुड़ेंगे मज़ीद तफसीलात के लिए और साथ ही साथ कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में तय फॉर्मेट के मुताबिक जहाँ माजी की बात करते हैं, माजी की कुछ चंद बातें हैं, कुछ मुल्की और आलमी सतह की, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 22 मार्च है और आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ नाजरीन, 22 मार्च 1873 में पोर्टोरिको में गुलामी का रिवाज ख़त्म हुआ है और साल 1890 में 22 मार्च साल 1890 में रामचंद्र चटर्जी पैराशूट के उतरने वाले पहले शख्स बने हैं। और साल 1917 में आज ही के दिन यानी कि 22 मार्च 1917 में रूस की नई हुकूमत को तस्लीम करने वाला अमेरिका पहला मुल्क बना है। और आज ही के दिन 1979 में इजराइल की पार्लियामेंट ने मिस्र के साथ अमन माहदे की तौसीक की है। और आज ही के दिन 22 मार्च 1946 में बरतानिया ने उर्दन को आज़ाद करने के माहदे पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन 1958 में यानी कि 22 मार्च 1958 में सोवियत यूनियन ने विज़ालीमा में एटमी तजुर्बात किए हैं। और आज ही के दिन 1978 में फ्रांस ने न्यूक्लियाई तजुर्बात किए हैं। और आज ही के दिन 1977 यानी कि 22 मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दिया है। तो चलिए, ये थी तारीख में कुछ अहम बातें मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके सामने रखी हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में आज बात करेंगे सबसे पहले जिस तरह से डीजल पेट्रोल की बात करेंगे। कई दिनों से लगातार जहां पर एक ही जगह पर रुकी थी इनकी कीमतें पेट्रोल और डीजल की, वहीं चंद माह के बाद ही पेट्रोल और डीजलों में एक बार फिर इजाफा हुआ है और महंगाई एक बार फिर आवाम के लिए मार बन जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है। जहां पर आलमी मंडियों पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं मुंबई में पेट्रोल 110 के पार जबकि डीजल भी 100 के करीब पहुंच चुका है। कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया है। तकरीबन 40 पैसे का इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ कीमतों पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब है, लेकिन अवाम की मार एक बार फिर चीज़ों की कीमतों, जो अशियाए खुर्दन है उनकी कीमतों पर भी एक बार फिर इजाफा होने की तवक्का की जा रही है। जी बिल्कुल, काफ़ी दिनों से ये कयास आराई तेज़ थी कि आखिर इलेक्शन भी ख़त्म हो गए, इंतखाबात भी ख़त्म हो गए और पेट्रोल डीज़ल महंगा नहीं हुआ। आम तौर से ये नज़रिया लोगों के बीच गांव शहर में पाया जाता है कि इलेक्शन से पहले, इंतखाबात से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आरजी तौर पर राहत देने की कोशिश की जाती है, फिर उसके बाद बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस बार 137 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन इससे पहले 30 पैसे, 40 पैसे, 20 पैसे इजाफा हुआ करता था, लेकिन इस बार 80 पैसे इजाफा हुआ है, यानी करीब 1 रुपये का इजाफा 1 लीटर पर हुआ है।
80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त नई कीमत जो अब तय होती हुई दिखाई दे रही है उसके मुताबिक कौमी राजधानी में पेट्रोल अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 96 रुपये 21 पैसे देने होंगे, और अगर डीजल खरीदने जाएंगे तो आपको 87 रुपये 47 पैसे देने पड़ेंगे 1 लीटर की। इसके अलावा अगर आप जाएं मुंबई में पेट्रोल खरीदने के लिए आपको सीधे 100 का नोट निकालना होगा, 110 रुपये 82 पैसे यानी कि 111 रुपये 1 लीटर के देने होंगे। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के 95 रुपये आपको देने होंगे लीटर। ये मुंबई का रेट है। साथ ही साथ अगर मगरबी बंगाल चलेंगे तो मगरबी बंगाल में भी कीमतें आसमान छू रही हैं और 105 रुपये 51 पैसे यानी 105 रुपये आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए पैसे देने होंगे। कोलकाता में अगर डीजल की बात करें तो 90 रुपये 62 पैसे यानी 90.5 रुपये आपको देने पड़ेंगे डीजल के। ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट है या नई कीमत जो तय की गई है 80 पैसे बढ़ने के बाद उसकी सूरत हाल है, वो नर्क हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप चेन्नई चले जाओ साउथ की तरफ तो वहां आपको चेन्नई में 102 रुपये 16 पैसे देने होंगे पेट्रोल की कीमत 1 लीटर लेने के लिए, और पेट्रोल के अलावा अगर आप डीजल लेते हैं तो फिर आपको 92 रुपये 19 पैसे देने होंगे। तो ये मुल्क के बड़े 4 शहर जहां आमतौर से पेट्रोल और डीजल की खपत ज़्यादा है वहां की कीमतें हैं। तो आपको बता दें कि ये 137 दिनों के बाद इस तरह से इजाफा देखने को मिला है। 4 नवंबर को इससे पहले ये कीमत बढ़ी थी और उसके बाद से लेकर के अब तक के ये कीमत लागू थी। अब जाकर के आज सुबह एक बार फिर से महंगाई की मार आवाम पर, और खास तौर से वो मिडिल क्लास जो रोजाना पेट्रोल के लिए मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचता हो, डीजल के जरिए अपने जनरेटर चलाता हो, दीगर गाड़ियों को चलाता हो, जो मिडिल क्लास से खास तौर से जो 2 लीटर 5 लीटर 4 लीटर 10 लीटर सुबह एक दिन या हफ्ते में डलवा करके अपना काम निकालते हो, उनके लिए ये महंगाई की मार काफी असरदार होने वाली है। आपको बता दें कि जो सूरत हाल है रूस और यूक्रेन की जंग के बीच उसकी वजह से तेल बढ़ रहे हैं। जो हमें खबर मिल रही है कि जो आलमी मंडियां हैं उसमें कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और पेट्रोल डीजल की जो मुतालबात है, जो डिमांड्स हैं वो कम हो गए हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें उठी हैं। और ऐसे में हिंदुस्तान पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा सब ने इशारा कर दिया था, इस जानिब सरकार ने भी इशारा कर दिया था, खुद वज़ीर आज़म ने, कि रूस यूक्रेन की जंग का असर पड़ सकता है हिंदुस्तान पर। और वो असर पड़ने का मतलब यह था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आपको इजाफे का सामना करना पड़ सकता है। और आज सुबह खबर मिली कि 1-2 पैसे और 20 पैसे 30 पैसे 50 पैसे नहीं बल्कि 80 पैसे का इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल दोनों में। आपको अपने शहर की कीमत जानने के लिए आपको आसपास के पेट्रोल पंप पर जाना पड़ेगा, लेकिन 4 बड़े शहर जहां बड़ी खपत है तेलों की, उन बड़े शहरों की कीमत हमने आपको बता दी। मुंबई जाएं, चेन्नई जाएं, मगरबी बंगाल जाएं, यहाँ 100 के नोट आपको 1 लीटर के लिए देने ही देंगे होंगे, चूंकि 105 रुपये 110 रुपये इन शहरों में पेट्रोल की कीमतें हैं। दिल्ली में 95 रुपये, इस वक्त 96 रुपये 21 पैसे एक कीमत है, 100 के अंदर में है ज़रूर, लेकिन ये भी 96 रुपये 21 पैसे फिलहाल बहुत ही ज़्यादा है मिडिल क्लास के लिए। तो ये महंगाई की मार सुबह हिंदुस्तान की आवाम को सुनने को मिल रही है और इससे मिडिल क्लास मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ नाजरीन, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, वहीं अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को लेकर जो वफद 4 दिनों तक जम्मू कश्मीर पर आए हैं, खलीज ममालिक यानी कि हांगकांग और दुबई से कुछ लोग आए हैं, कुछ ताजिर आए हैं, सरमायाकार आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी को लेकर। वहीं पर जो है अगर हम बात करेंगे एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अगले 6 माह के दौरान 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बैरूनी सरमायाकारी के लिए वो पुरुमीद है। ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कल कहा गया है। और साथ ही साथ 26,000 करोड़ की सरमायाकारी की तजावीज़ को मंजूरी दी गई है और जो मुतलकीन हैं उन्हें ज़मीन भी अलाट की गई है। और साथ ही साथ जम्मू में ये कहा गया है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सनत व तिजारत रंजन प्रकाश ठाकुर उनकी जानिब से कहा गया है कि जम्मू में पैदावार पर मबनी सरमायाकारी और कश्मीर में सर्विस सेक्टर में सरमायाकारी की ज़रूरत है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। जी बिल्कुल, वादी कश्मीर में सरमायाकारी के मौके तलाश करने के लिए यूएई, हांगकांग, सऊदी अरब के
करीब 36 रुकनी वफ्द का वादी कश्मीर का दौरा जारी है। आज दूसरा दिन है, 4 दिनों के दौरे पर ये सब के सब पहुंचे हुए। 24 तारीख को वापसी है, लेकिन इस दौरे का सबसे अहम और बुनियादी मकसद इन्वेस्टमेंट के मौके जो हैं उसको एक्सप्लोर करना बताया जा रहा है। जो इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, जो सरमायाकारी के मौके हैं, उसको ढूंढ निकालना है ताकि वादी कश्मीर में जो सरमायाकारी के इम्कानात हैं उन तमाम का फायदा उठाया जा सके। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एलजी मनोज सिन्हा दुबई गए थे, वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर एमओयू साइन हुआ था सरमायाकारी के फरोग के लिए, और इस बार 70,000 करोड़ की सरमायाकारी की उम्मीद एलजी मनोज सिन्हा खुद लगा रहे हैं। तो ये डेलीगेशन की खास बात यह है, इस वक्त की खास बात यह है कि इसमें यूएई से हो, सऊदी अरब से हो, हांगकांग से हो, इनमें बड़ी कंपनियों के मालिकान हैं, सरमायाकार हैं। ये सब के सब जम्मू कश्मीर में और खास तौर से वादी कश्मीर में उन मौक़ों की तलाश में आए हैं कि क्या यहां से सरमायाकारी करके फायदा उठा सकते हैं। क्या अगर ये 36 ममालिक के जो 36 मेंबरान जो हैं, अगर ये सब के सब अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं या 50% भी इसमें से कामयाब होते हैं, तो अगर हम ये मान लें कि 15 बिजनेसमैन, 15 सरमायाकार भी अगर दिलचस्पी लेते हैं कि आने वाले चंद दिनों में सरमायाकारी का ऐलान करेंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आने वाले चंद सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर इस बड़ी सरमायाकारी से कैसी नई तस्वीर बन सकती है। तो एक मुस्बत तस्वीर बनने के इम्कानात भी हैं, और ये कोशिश भी है सरकार की जानिब से कि जो फॉरेन के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्हें बुलाकर किस तरह से, चूंकि वादी कश्मीर में मौके की कमी नहीं है। वादी कश्मीर खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती और कुदरती खजाने से मालामाल सूबा है, शहर है, इलाका है। अगर आप वहां सही से मौके तलाश करके अपने आप को बिल्डअप करना चाहें, अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्डअप करना चाहें, अपनी सरमायाकारी को बढ़ाना चाहें, तो बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। वहां मौके ही मौके हैं, और इसी की तलाश में 1-2 नहीं बल्कि 36 रुकनी वफ्द वादी कश्मीर पहुंचा हुआ है। वादी कश्मीर में उन इलाकों का खास तौर से दौरा किया जा रहा है जहां पर सयाहत के बहुत सारे मौके हैं, और उन इलाकों को भी गौर से देखा जा रहा है जहां पर सरमायाकारी बहुत अच्छे अंदाज में की जा सकती है। तो यह दौरा बहुत ही खास है, और खास तौर से जम्मू कश्मीर के हक में, वादी कश्मीर के आवाम के हक में, वादी कश्मीर के नौजवानों के हक में, वादी कश्मीर के बेरोजगारों के हक में, वादी कश्मीर के गरीबों के हक में। चूंकि सरमायाकारी बढ़ेगी तो उनकी जिंदगी में तब्दीली आएगी, और यह तब्दीली मुस्बत आएगी। यकीनी तौर पर उनकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा, और इस बदलाव से उनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी के आसार जो नजर आ रहे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ा डेलीगेशन, बड़ा वफ्द वादी कश्मीर के दौरे पर है। दूसरा दिन आज है, 4 दिनों का दौरा है, 24 तारीख को वापसी। जी हाँ नाज़रीन, सरमायाकारी जो वफद है, 34 रुकनी जो वफद है, उसमें रियल स्टेट, मेहमान नवाजी, टेलीकॉम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और दीगर शोबों से तारुक रखने वाले ये मेम्बरान इन पर ये मुश्तमिल है, जो पहलगाम का भी दौरा करेंगे, गुलमर्ग का भी दौरा करेंगे, और मुख्तलिफ जो जम्मू वादी कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ ताजर बरादरी है उनके साथ भी मिलेंगे, और साथ ही साथ उनके साथ बात करेंगे। दीगर जो ताजर अंजुमन हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। उसके बाद ही ये फैसला लेंगे कि आया कितने लोग, जो भी लोग आए हैं, जो वफद इसमें शामिल हैं 4 रोज़ा दौरे के दौरान, कितने लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है कि आइंदा जो 6 महीने हैं उनके दौरान तकरीबन 70,000 करोड़ की सरमायाकारी हो सकती है। तो बढ़ते आगे, अब बात जहां जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी की हो रही है, वहीं पर एक और मौजूद बहस है जम्मू कश्मीर के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, जो इस वक्त एक बड़ा मसला बनता जा रहा है वो है मंशियात का मसला, यानी कि ड्रग्स का मामला, और ड्रग्स की लत में नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसमें मुब्तला हो रही है। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो हीरोइन है, इंट्रावेनस यानी कि नस से लिया जाने वाला हीरोइन है, तकरीबन उसमें 340%, 100% नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 340% का इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान। और हर साल, हर माह, हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है, और नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस मंशियात, खासकर हीरोइन की इस जाल में फंसते जा रहे हैं। अगर 2019 की बात करेंगे तो वादी कश्मीर में इनकी तादाद जो थी इंट्रावेनस जो हीरोइन है 3,852, जबकि साल 2021 की बात करेंगे तो ये तादाद 340% इजाफा 13,200 तक पहुंच गया है। और साल 2022 में फरवरी के महीने में तकरीबन 1400 मरीज वो इस वक्त डी एडिक्शन सेंटर में जेर इलाज है। वालिदैन परेशान हैं क्योंकि हर रोज ये तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हीरोइन लेने वाले नौजवान हैं
उनकी तादाद आए रोज बढ़ती जा रही है और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर श्रीनगर के अंदर जो है वहां पर वालिदैन काफी मायूस, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, नौजवानों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने बेटों को बचाइए। ड्रग की लत बहुत ही तेज़ी के साथ आपके आसपास तक पहुंच चुकी है, आपके घर के करीब पहुंच चुकी है। खासतौर से वादी कश्मीर में जिस अंदाज में मंशियात का जाल बुनता और गहरा होता हुआ चला जा रहा है, उससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की एक बड़ी आबादी इसमें फंसकर तबाह बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। हमने हर रोज़ कवर किया इस तरह की खबरों को, इस तरह की खबरों को जगह दी है ये जानने के लिए, ये लोगों को तक पहुँचाने के लिए कि आप अगर बेदार अगर नहीं होते हैं तो फिर ये वक्त रहते हुए आपकी आंखों के सामने आपके बच्चे, आपके जवान बेटे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए वादी कश्मीर की आवाम से एक बार फिर अपील कि वो अपने बच्चों को बचाए इस ड्रग्स की वजह से, इस मंशियात के जाल से, वरना फिर उनका खानदान भी बच्चों के साथ तबाह हो सकता है, क्योंकि इसके असरात, मुज़िर असरात बहुत दूर तक होते हैं। और जो इजाफा 340% का हुआ है यह अपने आप में हैरान कुन है। 2 साल के अंदर अगर 340% का इजाफा हो रहा हो मंशियात में और खासतौर से हीरोइन में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक सूरत हाल की तरफ इशारा है। तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि अगर 340% यानी कि 160% के हवाले से, 170% के हवाले से बात करें, एक साल में 170% इजाफा हो रहा है हीरोइन के इस्तेमाल में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके शहर में लोग खाना कम खाने लगे हैं, मंशियात का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। ये हीरोइन के इस्तेमाल की सिर्फ बात है जहां 340% 2 सालों में ये रिपोर्ट आई है। ये हमारी कोई ज़बानी बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 साल के अंदर में 340% का इजाफा हुआ है। इस 340% के इजाफे पर आप गौर करें तो ये एक डरावनी तस्वीर आपके समाज की, आपके ख़ानदान की, आपके पड़ोस की, आपके इलाके की पेश कर रही है। चूंकि इसमें आपका बच्चा भी फंस सकता है, आपका बेटा भी फंस सकता है, आपका भाई भी फंस सकता है, आपके खानदान के नौजवान भी फंस सकते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इस चीज का एतराफ भी किया है कि सिर्फ लड़के ही नहीं, वादी कश्मीर में लड़कियां भी मंशियात में गिरफ्तार होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुहेल नायक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, क्योंकि एक जो बड़ा मसला है वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, एक बड़ी तादाद नौजवानों की जो मंशियात की लत में मुब्तला हो रही हैं, आए रोज इसमें इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ अब जो खबर है क्योंकि जो इंट्रावेनस हेरोइन है उसमें ज्यादा तादाद बढ़ रही है नौजवानों की। क्या कुछ वजूहात है इसके और इससे किस तरह काबू पाया जा सकता है? गवर साहब अस्सलाम वालेकुम। गवर साहब, जो ये ड्रग एडिक्शन का मसला कश्मीर में है, इसमें मैंने बहुत बार बोला है कि ड्रग एडिक्शन अडल्ट पीपल में या मोबाइल एडिक्शन बच्चों में ये एक ही जैसा रास्ता पकड़ता है जी। आम लोगों को समझाने के लिए मैं मोबाइल एडिक्शन की बात करूंगा, उसके बाद ड्रग एडिक्शन एक्सप्लेन करूंगा। जब आज पेरेंट्स देखते हैं कि जब बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं तो वो एक छोटे से गेम से शुरू करते हैं, स्नेक गेम से जी। उसके बाद वो धीरे 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 पबजी तक पहुंचते हैं और उसके बाद कुछ बच्चे जो है वो सुसाइड भी कर देते हैं। दरअसल जो जहन है हमारा, ब्रेन है हमारा, इसको एक सेंटर है प्लेजर सेंटर, उसको किक मिलने के लिए, मतलब उसको सेटिस्फाई करने के लिए जब इंसान एडिक्शन में चला जाता है उसको हायर जाने की जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह ये ड्रग एडिक्शन है जी। एक अडल्ट बच्चा सिगरेट से शुरू करता है, उसके बाद कैनाबस, चरस, धीरे 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 जब उसका ब्रेन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो हीरोइन तक पहुंच जाता है जी। अब यहाँ सुनिए, जब मोबाइल नहीं थे दुनिया में तो कोई बच्चा मोबाइल एडिक्शन में मुब्तला था? बिल्कुल भी नहीं था। जब मोबाइल अवेलेबल है, जब इंटरनेट अवेलेबल हुआ तो आप देख रहे हैं कि पूरे बच्चे घंटों आवर्स दिन में मोबाइल के साथ अपना टाइम जाया करते हैं और डिपेंडेंट हुए हैं। जैसे उनसे मोबाइल छीना जाता है वो पागलों की तरह रोते हैं, एज ए पेडियाट्रिशियन में बोलता हूँ, जो माँ बाप हमें कहते हैं जी। इसी तरह जो अडल्ट ग्रुप ऑफ पीपुल है, जब वो भी ये ड्रग्स का नशा करते हैं, धीरे धीरे वो लेवल को बढ़ा के हीरोइन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इसमें कंट्रोल कैसे है? जो मैंने एक्सप्लेन किया वही आपको आंसर मिला कि जब तक हम इस ट्रेड को खत्म ना करें, जब तक जो इस बाजार को चलाने वाले बिजनेसमैन है, जब तक उनको खत्म ना किया जाए, वी हैव टू निप इट फ्रॉम द बड।
जब तक पुलिस सोसाइटी इसमें पूरा कोऑपरेट ना करेगी, जब तक इस चीज को ही मुआशरे से खत्म ना किया जाए, तब तक अडल्ट सेंटर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा जी। तो हमारा यहाँ ये जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की कि चले हम मानते हैं हीरोइन का जो एडिक्शन है अडल्ट सेंटर्स में बढ़ गया, हजारों में बढ़ गया, परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन भाई ये हीरोइन आता कहाँ से है कश्मीर बिल्कुल, सवाल तो यही है। सवाल ये नहीं है कि हम हर एक अडल्ट सेंट के पीछे माँ बाप स्कूल में रखेंगे, हम अडल्ट सेंट को बोलेंगे जनाब इससे दोस्ती करो, इससे दोस्ती मत करो, वो तो कंट्रोल के बाहर है, वो चीज हम रोक नहीं सकते हैं जी। लेकिन हमारा ये जाती मसला बन गया है लोगों का कि कम्युनिटी लेवल से लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें उन लोगों पे काबू करना है जो इस बिजनेस को धीरे धीरे साइलेंटली इस मुआशरे में फैला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। और सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर मोहल्ले में किसी बच्चे का, किसी पेरेंट का बच्चा ड्रग एडिक्शन में मुब्तला होता है जी बाय किसी मेथड, तो मोहल्ले वाले उस फैमिली से बायकॉट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कि आपका बच्चा खराब है, आप इस मोहल्ले से निकल जाओ। और उसी मोहल्ले में अगर कोई बिजनेसमैन होगा जो इस नशे के दवाइयों को फैलाता है, उसको 2-4 मंजिला मकान होगा और लोग उल्टे में उसको मोहल्ले का सदर बना लेते हैं। बिल्कुल। तो ये परेशानी है हमारे कौम की। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूंगा कि चलिए हम अपने बच्चों को मॉरल एजुकेशन देंगे, अपने बच्चों पे नजर रखो, उनको शाम को पूछो किससे दोस्ती की, कहीं सिगरेट तो नहीं पिया, किसी चीज में मुब्तला नहीं हुए, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस पे नजर रखे, उसके बिहेवियर पे नजर रखे कि बिहेवियर चेंज तो नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये भी मसला है क्योंकि ये इजी अवेलेबल है मार्केट में, कैसे अवेलेबल है ये भी एक संगीन मसला बनता जाना। दूसरी तरफ से जो ये नस से लिया जाने वाला हीरोइन है, ये भी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया एक बच्चा जब मोबाइल गेम, स्नेक गेम से शुरू करके पबजी तक पहुंच जाता है जी, उसी तरह एक बच्चा जब छोटे सिगरेट से शुरू करके, अल्कोहल से शुरू करके, चरस से शुरू करके, जब उसके ब्रेन को सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है तो वो आईवी ड्रग्स की तक पहुंच जाता है। मैं आपको बताता हूँ, एडिक्शन वो चीज है, अगर उनको बोलेंगे कि हीरोइन से ऊपर भी कोई दवाई है जो आपको किक देगा, वो भी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब इसकी डिपेंडेंस हो जाती है तो इंसान हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट और नए ड्रग ढूंढने की कोशिश में रहता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि क्या हम हीरोइन हो या फिर इस तरह की दूसरी जो आला क्वालिटी की है ड्रग्स के मंशियात में अपर ग्रेड की, सिगरेट आमतौर से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं, क्या सिगरेट को लेकर के आप कुछ अगर तस्वीर साफ कर पाएँ, लोगों को बता पाएँ कि सिगरेट का भी क्या नुकसान होता है या नहीं होता है बड़े पैमाने पर? जिस तरह से ये लत है, क्या सिगरेट को भी हम एक लत के तौर पे बताएं, और इसके भी नुकसान में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क या ड्रग्स के दूसरे जो आलात, दूसरी जो चीज़ें हैं, चाहे वो हीरोइन हो या फिर दूसरी चीज़ें, इसके नुकसानात में और सिगरेट के नुकसानात में क्या कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है? देखिए, सिगरेट जो है ये बहुत पुराने जमाने से चल रहा है, इस पे गवर्नमेंट का बैन कहीं स्टेटस पे है, कहीं स्टेटस पे नहीं है, लेकिन सिगरेट भी एक एडिक्शन है। और सिगरेट से हम बोलते हैं कि दिस इज ए कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लंग कैंसर एंड ब्लैडर कैंसर। ये नहीं है कि आपको सिगरेट से चीजें नहीं हो रही है, लेकिन सिगरेट पीने से एक चीज इंसान का इंटैक्ट रहता है, वो रहता है उसका ब्रेन फंक्शन। और कभी कभी कोई आपको इंसान बोलेगा मुझे सिगरेट पीने से ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, मुझे जब इस कैलकुलेशन में जार्गन आता है या मुश्किलें आती है, मुझे सिगरेट पीने से ये मसले हल होते हैं। लेकिन जब ड्रग एडिक्शन की बात करेंगे तो जो इंसान का ब्रेन का स्टेट होता है वो तब्दील होता है, और उस इंसान को फिर ये समझ ही नहीं रहता है कि घर में जो नीचे मेरी माँ है या बाप है या बहन, उसको ये नहीं रहता है, वो इस दुनिया से डिस्कनेक्टेड होता है। अच्छा, इसलिए ड्रग एडिक्शन जहां पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नेगेटिवली इंपैक्टेड हो, उन चीजों को बिल्कुल ही हमें कौम से निकालना है, पॉपुलेशन से निकालना है। और नंबर 2, क्योंकि इनका एडिक्शन बढ़ता है, दूसरे दिन वो ज्यादा मांगता है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है, ये कॉस्टली है। अगर आप ड्रग एडिक्ट से बात करोगे, अगर सिगरेट 20 रुपए में आते हैं तो ड्रग एडिक्शन के लिए आपको दवाई हर दिन 500 से लेके 1000 रुपए में आएगी। वो अलग बात है कि उसका कॉस्ट क्यों 50 रुपया ही ना हो। तो इससे जो फैमिली है उनकी इकोनॉमिकल डिवास्टेशन होती है, उनको सोशल आइसोलेशन होता है,
और सबसे बड़ी बात है, ये ड्रग एडिक्शन जो है हम इसको क्रॉनिक डिजीज मानते हैं, एक कैंसर की तरह मानते हैं। इससे ये बच्चा वापस आता है जब इसका हॉस्टल में ट्रीटमेंट होता है। इसलिए इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें ये देखना है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, सब लोगों के बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, इसलिए हमें एकजुट करके उठना है, पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को। और इस ड्रग एडिक्शन का जो मामला बढ़ता जा रहा है, एक जंगल की आग की तरह फैल रहा है, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल नायक साहब तफसीलात फराहम करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए और इसके नुकसानात पर खुलकर बात करने के लिए। तो डॉक्टर सोहेल नायक बता रहे थे कि किस तरह से ड्रग्स की लत जो बढ़ी है, फैलती जा रही है और जो ये जाल गहरा होता चला जा रहा है, उससे समाज और मुआशरे पर कितना नुकसान होगा और इससे आम शहरी जो नौजवान खासतौर से जो इसकी लत के शिकार हैं, जो एडिक्शन के शिकार हैं, उनको कितने नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, जिस्मानी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी। और इस सब को रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, अपना रोल अदा करना होगा। पुलिस के साथ साथ सिविल इंतजामिया, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, उन्हें भी ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पे इस तरह की कोई होती है, कोई मंशियात में मुब्तला कोई नौजवान होगा तो उसे रोकने की ज़रूरत है, या कहीं पे इस हवाले से कोई कारोबार करता होगा तो पुलिस को इस हवाले से इत्तला देनी होगी, जिसके बाद ही पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहा है। नाजरीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, तो वक्फे के फ़ौरन बाद वापस आएंगे तो बात जहाँ हम आलमी सतह की करेंगे, रूस और यूक्रेन की बात करेंगे, वही जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा तिजारती वक्फा।